हेलो। हेलो। ओके। ओके, यस गाइस। यारो, आज इंटरनेट बहुत स्लो है यार। आज कनेक्शन बहुत 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 स्लो है। पता नहीं आज अपना कितना पढ़ के होगा, कैसे पढ़ के होगा। बट ट्राई करेंगे कि जितना भी हम लोग पढ़े उसको एकदम जोरदार तरीके से पढ़े, एकदम बिल्कुल ऐसे एकदम माहौल बना दे। तो फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाओ, सो दैट हम लोग फटाफट फिर एकदम आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। आज जो अपने को चैप्टर पढ़ना है, ये आज चैप्टर पूरा होगा नहीं होगा कुछ आइडिया नहीं है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। आज इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, बट अपन ट्राई करेंगे कि पूरा एकदम जोर लगा दे, कहीं अपन कसर ना छोड़े और एकदम रॉक करेंगे। फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ। कितने बच्चे आ गए, फटाफट अपना अटेंडेंस लाइक का बटन दबा के बता दो मुझे कि कितने लोग आ चुके हैं, तो फिर मुझे पता चलेगा कि अपने सारे बच्चे आ चुके हैं। और अगर आ गए हैं तो फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर देंगे बिना किसी रुकावट के, सब्जेक्ट टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो सब लोग फटाफट लाइक का बटन दबाओ, अपना अटेंडेंस प्रेजेंट करो, और फिर हम लोग रॉक करते हैं। अभी तक सिर्फ 111 बच्चे हैं, 200 वॉचिंग है, 111 है। तो भाई पता नहीं चल पा रहा है कौन कौन है कौन कौन नहीं है। चलो फटाफट आ जाओ। बाकी आप सबका खाना वगैरह हो गया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास? चलो 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 जल्दी आ जाओ। मैं और 1 मिनट रुकूंगा, सब लोग फटाफट ज्वाइन कर लो अपने इस लाइव लेक्चर को। सबको नोटिफिकेशन जाने दो, और जैसे ही सब लोग को नोटिफाई हो चुका है आ जाएंगे लेक्चर पे, तो फिर हम लोग फटाफट पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए। सो भाई हर्षित मान जाए यार, बार बार ऐसे एक एक कमेंट मत करो प्लीज। मतलब वो मैं एक तो ऑफ कर देगा कमेंट, फिर मजा ही नहीं, मजा किरकिरा कर देते हैं यार। एक ही कमेंट 100 100 बार तुम करते हो। सब चैप्टर कराऊंगा बोल दिया है मैंने, भरोसा रखो यार। जो चीज के लिए आए हैं चैप्टर नंबर 4, वो चीज अभी पढ़ाऊंगा ना, बाकी मैं चीज अभी कुछ भी रिप्लाई नहीं करूंगा। तुम 100 बार एक ही कमेंट कर दोगे, क्या मतलब बनेगा? वो मन ही नहीं करता कमेंट पढ़ने का। जान मत कर ऐसे, है ना। चलिए तो बच्चों, आगे क्या आप लोग शुरू करते हैं क्या? आप और हम इस खेल को आगे बढ़ाए क्या? फटाफट जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो यहाँ पे कि क्या सर हम लोग ने शुरू कर देना चाहिए क्या। तो फटाफट बोल दो कि यस सर, शुरू करो शुरू करो शुरू करो, यस सर यस सर यस सर, डन 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 डन। तो फटाफट हम लोग शुरू कर लेते हैं फिर। शुरू कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अब हम लोग ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। ओके। सो फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका, नॉन स्टॉप 1 घंटा जितना भी होगा हम लोग करेंगे। अगर ये चैप्टर अपना कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, इस चैप्टर को हम लोग ट्यूसडे को लेके जाएंगे। ओके, बट हम लोग करेंगे इसको एकदम मस्त। चलो, सो लेट्स रॉक गाइस। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बच्चों को न जाने क्यों इस चैप्टर में डर लगता है। तो बिना किसी हिचकिचाहट लेट अस स्टार्ट अबाउट व्हाट द चैप्टर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, राइट। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेटा, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क मतलब क्या है कि ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस, ध्यान से सुनिएगा, ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन inappropriate opinion, auditor expresses an inappropriate opinion when when financial statements are materially misstated, when financial statements are
मटेरियली मिसस्टेटेड। ओके, गॉट इट, यस। अभी इस डेफिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है भैया, ये डेफिनेशन है ऑडिट रिस्क। अब एक बात समझना, रिस्क का मतलब क्या है। रिस्क एक अगर जनरल टर्म अपन बात करें, ध्यान से सुनिएगा, रिस्क अगर अपन नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर अपन देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क। रिस्क का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज एसोसिएटेड, क्या कहते हैं हम लोग, समथिंग विच इज एसोसिएटेड, something which is associated with negative outcome। इसका मतलब क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट, द रिस्क। ये जनरल इंग्लिश का मतलब है समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, नेगेटिव आउटकम। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, ये इंग्लिश जनरल मीनिंग है समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ नेगेटिव आउटकम। अब समझने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज दिस ऑडिट रिस्क। अब हम लोग को क्या देखना है, क्या समझना है, व्हाट इज दिस ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब क्या है, ऑडिटर के साथ क्या हो सकता है नेगेटिव आउटकम, ऑडिटर क्या कर सकता है ऐसे नेगेटिव आउटकम, ऑडिटर के साथ क्या ऐसी गलती हो सकती है। तो तुम समझो ऑडिटर के साथ गलती क्या हो सकती है मेरा बच्चा, कि ऑडिटर के साथ गलती ये हो सकती है कि वो जो है वो कौन सा ओपिनियन दे देगा, वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा। वो कौन सा ओपिनियन दे देगा यहाँ पे, सो ऑडिटर जो है वो ओपिनियन दे देगा कौन सा, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। यही तो नेगेटिव आउटकम हो गया ना, बराबर क्या नहीं। सो जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिटर्स। बट इसके अंदर एक चीज जो आपको एकदम बहुत ध्यान से मन लगा के जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या चीज है, कि आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर एक लाइन आगे लिखी हुई है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो लाइन क्या है कि व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, क्या कहते हैं, इसमें एक लाइन दी गई है आगे, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ये आपको फोकस करना है एकदम। इसका मतलब क्या है, ऑडिट रिस्क का मतलब यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, और ऑडिटर इनके ऊपर जो ओपिनियन दे रहा है, वो ओपिनियन दे रहा है कि वो ट्रू एंड फेयर है, करेक्ट है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, तुम समझो बच्चों, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट, मटेरियली मिसस्टेटेड, यस। बट इसके ऊपर ऑडिटर साहब ने क्या ओपिनियन देना चाहिए था, टेक्निकली वो ओपिनियन देना चाहिए था कि इट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बट फिर भी वो ओपिनियन क्या दे रहा है, कि इट इज गिविंग व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू। सो ये जो मामला है यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं, यस दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द ऑडिट रिस्क। इसको हम लोग कहते हैं ऑडिट रिस्क। ये पार्ट है ऑडिट रिस्क। अब एक सवाल आता है सर, ऐसा है कि सर अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दूसरा एक सवाल, एक क्वेरी क्या आती है बच्चों को, कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, और ऑडिटर इनके ऊपर ओपिनियन देता है कि दे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर साहब इनके ऊपर ओपिनियन क्या देते हैं, कि दे डू नॉट गिव व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू। अब मेरा बच्चा मेरे को एक बात बता, कि यहां पे भी क्या इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया गया है क्या। एकदम आराम से मेरे सवालों का जवाब देना, ये बेसिक है, आराम से पढ़ाऊंगा इसको, फिर बाद में कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्पीड अप करूंगा। पहले जो बेसिक है उसको समझने की कोशिश करिएगा। मुझे एक बात बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मटेरियली मिसस्टेटेड है, बराबर कि नहीं, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, क्रॉस मतलब नहीं है, और ओपिनियन जो है ऑडिटर बोलता है दे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या इसको ऑडिट रिस्क में कवर करेंगे क्या, तो मेरी बच्चों बात समझने की कोशिश करना, ये वाला जो मामला है, ये वाला जो मामला है, इसको हम लोग ऑडिट रिस्क में कवर नहीं करेंगे। दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट, द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क कब होगा, ध्यान से सुनना, सिर्फ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो बच्चे यस बोल रहे हैं शायद ही वो मेरे से पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने क्लास में एकदम डंके की चोट पे बताया था इसको। सो ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, और ओपिनियन वो बोलता है कि दे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये वाला मामला ऑडिट रिस्क में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि सिर्फ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ओनली एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क कब आता है, कि आप इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देते हो, और कब देते हो, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है तब। आई बात समझ में आपको, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द ऑडिट रिस्क। क्लियर, क्लियर है एकदम। अब बात आती है कि सर ये आखिरकार ऐसा जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑडिट रिस्क जो आ रही है, बराबर, तो सर हमें जानना है, हमें समझना है कि सर आखिरकार ये ऑडिट रिस्क पिक्चर में क्यों आती है। व्हाई डज दिस ऑडिट रिस्क कम्स इनटू पिक्चर। अपने को क्या समझना है अभी, कि ये ऑडिट रिस्क व्हाई डज इट कम इनटू एग्जिस्टेंस।
सो ऑडिट रिस्क ये पिक्चर में क्यों आती है, अगर आपको ये जानना है, ये समझना है, तो हमें ऑडिट रिस्क किस चीजों की वजह से आती है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये हम लोग को जानना है। सो उसके जो कंपोनेंट्स है हम लोग बात करते हैं, उसका कंपोनेंट है कौन सा, इनहेरेंट रिस्क। नंबर वन कंपोनेंट इज व्हाट, इनहेरेंट रिस्क। सेकंड हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, कंट्रोल रिस्क। सेकंड हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, कंट्रोल रिस्क। एंड थर्ड हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, द डिटेक्शन रिस्क। अब थर्ड हम लोग जो बात कर रहे हैं, डिटेक्शन रिस्क। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम बहुत भारी पढ़ा रहा हूँ, मेरे से भारी ये कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा नहीं सकता यार, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम बहुत औसम पढ़ाऊंगा। सो हम लोग बात कर रहे हैं इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। आई बात समझ में आपको? यस। सो इन तीन कंपोनेंट्स के वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स कंबाइंड टुगेदर, वी सी दैट वेदर देयर इज ऑडिट रिस्क और नॉट। ऑब्वियसली क्योंकि ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है, तो उसके ये गलती क्यों हो रही है, उसके वजह से ये ऑडिट रिस्क उसको समझना बहुत जरूरी है। तो कौन से तीन कंपोनेंट्स है? सो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क मतलब क्या है, रिस्क मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे, द पॉसिबिलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, द अकाउंट बैलेंस। क्या कहते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, द अकाउंट बैलेंस। ठीक है ना, या तो क्या कहते हैं, और द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं, या तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, या तो हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर व्हाट वी मेक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज व्हाट मिसस्टेटेड है। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ये रिस्क है, इज व्हाट मिसस्टेटेड। द पॉसिबिलिटी दैट योर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, उनमें गलती है, यही तो नेगेटिव आउटकम है ना, इसकी तो पॉसिबिलिटी है ना। सो इट इज व्हाट मिसस्टेटेड। बट अपने को एज एन ऑडिटर ऐसी वैसी मिसस्टेटमेंट का अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को एज एन ऑडिटर कौन सी मिसस्टेटमेंट का लेना देना है? सो अपने को एज एन ऑडिटर अपने को कंसर्न है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। सो दीज मिसस्टेटमेंट्स कुड बी व्हाट, मटेरियल। दीज मिसस्टेटमेंट्स कुड बी व्हाट, मटेरियल। अब ये मटेरियल कैसी बन जाएगी? सो दिस कैन बी मटेरियल ईदर व्हाट, इंडिविजुअली। this can be this can be material either individually or when aggregated with other misstatements। एक अपने आप में अकेली एक गलती क्या हो जाएगी, अपने आप में एक गलती क्या हो जाएगी, बड़ी मटेरियल गलती हो जाएगी, या तो इट विल बी कंबाइंड विथ व्हाट, अदर मिसस्टेटमेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो मटेरियल बन जाएगा। सो आप समझने की कोशिश करिएगा मेरा बच्चा यहाँ पे। तो ये जो हम लोग यहाँ पे बॉक्स में डाल रहे हैं ना, ये हम लोग कह रहे हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द रिस्क। इसी को सिंपल हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जो ये इधर बॉक्स में दिख रहा है ना आपको, ये पूरा पूरा मामला, तो ये जो पूरा पूरा मामला आपको दिख रहा है यहाँ पे जो बॉक्स में डाला है अपन ने, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, रिस्क। ये बात क्लियर है आपको, एकदम समझ में आई आपको? यस। सो अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर इस रिस्क को अगर हम लोग बिफोर, इस रिस्क को अगर हम लोग बिफोर एनी बिफोर एनी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स अगर देखें, मतलब कंट्रोल्स के पहले, मतलब कंट्रोल्स के पहले अगर हम लोग इस रिस्क को देखें, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अगर कंट्रोल्स के पहले अगर हम लोग इस रिस्क को देखें, करेक्ट है ना, मतलब ये रिस्क है, इसको जो मैं बॉक्स में डाला हूं ना, इसको हम लोग प्लेन क्या कहेंगे, रिस्क, दिस रिस्क। अगर इस रिस्क को अगर मैं कंट्रोल्स के पहले देखता हूं, इस रिस्क को अगर मैं कंट्रोल्स के पहले देखता हूं, इस रिस्क को अगर मैं कंट्रोल्स के पहले देखता हूं, तो इस रिस्क को हम लोग क्या नाम देंगे, दिस रिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस रिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट, इनहेरेंट रिस्क। दिस रिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट, इनहेरेंट रिस्क, जो पहले से मौजूद थी। तुम समझो ना बात को, अगर यहां पे मैं कहता हूं आपको ये जो है ये रिस्क है, ये क्या है, ये रिस्क है, तुम समझो बात को बस, ये एक रिस्क है। अब आपको ये रिस्क दिख रही है ना, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, दिस इज व्हाट रिस्क, ये आपको रिस्क दिख रही है, यस सर, ये रिस्क दिख रही है हम लोग को। अब ध्यान से सुनना, इस रिस्क को रोकने के लिए, इस रिस्क को रोकने के लिए अब अपन ने क्या कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, इस रिस्क को रोकने के लिए अपन ने क्या किया, इसके ऊपर अपन ने कंट्रोल्स लगा दिए, इसके ऊपर अपन ने कंट्रोल्स लगा दिए। दिख रहा है मैं कंट्रोल्स लगा रहा हूं, जो ब्लैक कलर का मैं ऐसे शेडिंग कर रहा हूं ना, तो इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल्स लगा रहा हूं। आई बात समझ में आपको? तो इस रिस्क के ऊपर जब मैं कंट्रोल्स लगाता हूं, तो आपको वो रिस्क अब दिख रही है क्या, नहीं। तो अब जब मैं ये रिस्क के ऊपर का जो कंट्रोल है अगर वो हटा दूं मैं, तो अगर इस रिस्क के ऊपर का जो कंट्रोल है अगर मैं वो हटा दूं, तो क्या आपको जो पीछे छुपी हुई जो रिस्क है, क्या वो रिस्क आपको दिखेगी क्या, जो पीछे छुपी हुई जो रिस्क है, क्या वो रिस्क आपको दिखेगी क्या अभी? यस, ये रही आपके सामने, वो रिस्क आ जाती है फिर, करेक्ट है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको वो ओरिजिनल गलती अगर आपको देखनी है, करेक्ट है ना, अगर आपको वो गलती अगर देखनी है, तो उस गलती को देखने के लिए उसको
रोकने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए गए थे वो कंट्रोल्स आपको हटाने पड़ेंगे, बराबर। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्विच रिस्क, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्विच रिस्क, इनहेरेंट रिस्क। सो द रिस्क विच इज सीन बिफोर इंटरनल कंट्रोल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इनहेरेंट रिस्क। अब ऑब्वियस सी बात है, इस रिस्क को रोकने के लिए अपन ने क्या लगाया इसके ऊपर, इस रिस्क को रोकने के लिए अपन ने क्या लगाया, कंट्रोल्स। बट जो कंट्रोल्स है ये फुल प्रूफ नहीं हो सकते हैं, जो कंट्रोल्स है ये फुल प्रूफ नहीं हो सकते। दिस कंट्रोल्स डू व्हाट, दे फेल टू, they fail to do what, they fail to prevent, they fail to prevent, detect और correct a material misstatement। इस रिस्क के ऊपर कंट्रोल्स लगाए गए, क्यों लगाए गए, ताकि हम लोग उस रिस्क को रोक सके। बट क्या होता है, ऑब्वियसली बात है कि वो कंट्रोल्स हमेशा फुल प्रूफ नहीं हो सकते हैं, बराबर। कंट्रोल्स कैन फेल बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो उस वजह से क्या हो जाता है, जब कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं, टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दिस रिस्क इज नथिंग बट कॉल्ड एज विच रिस्क, कंट्रोल रिस्क। आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो। सो व्हेन वी कंबाइन द टू, व्हेन वी कंबाइन द टू, विच टू थिंग्स, जब हम लोग कंबाइन करते हैं इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, जब हम लोग कंबाइन करते हैं इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को, सो कंबाइनिंग दीज टू रिस्क टुगेदर वी कॉल्ड इट एज, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिस्क ऑफ मटेरियल, क्या कहते हैं इसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो तुम समझो बात को, इस रिस्क को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर क्या करता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करता है। ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को देखता है, उसे समझता है, उसके बेसिस पे उसे पता चलता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है। इसीलिए सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले ऑडिटर डज व्हाट, द असेसमेंट ऑफ व्हाट, द इनहेरेंट असेसमेंट ऑफ व्हाट, कंट्रोल रिस्क। उसके बेसिस पे उसे पता चलता है कि बाबा इनहेरेंट रिस्क कितनी होगी, कम या ज्यादा। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बट ये जो रिस्क है यहाँ पे, ये जो रिस्क है यहाँ पे, इफ द ऑडिटर फेल्स, क्या कहते हैं हम लोग, इफ द ऑडिटर फेल्स, इफ द ऑडिटर फेल्स, इफ द ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू डिटेक्ट, इफ द ऑडिटर फेल्स, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इफ द ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट, इफ द ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट, अगर ऑडिटर नाकामयाब हो जाता है इस रिस्क को ढूंढने के लिए, तो इस रिस्क को हम लोग क्या नाम देंगे, इस रिस्क को हम लोग नाम देंगे, कौन सी रिस्क, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिटेक्शन रिस्क। इस रिस्क को हम लोग क्या नाम देंगे, डिटेक्शन रिस्क। आई बात समझ में आपको। सो एक रिस्क जो ऑडिटर क्या कहता है, एक रिस्क जो ऑडिटर फेल कर देता है डिटेक्ट करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं आगे कि इनके बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। सो यहां पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, रिलेशनशिप। सो अब तुम समझो बात को, जब यहाँ पे कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी, कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल्स बेकार होंगे, कंट्रोल्स बेकार होंगे, इसका मतलब क्या है, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगी, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगी, इसका मतलब एरर्स एंड फ्रॉड्स ज्यादा होंगे, इसका मतलब द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरर्स एंड फ्रॉड्स जो अनडिटेक्टेड होंगे वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगी तो ओवरऑल जो अपनी ऑडिट रिस्क है जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, ओवरऑल ऑडिट रिस्क है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में आपको, दिस इज द रिलेशनशिप। सो ओवरऑल ऑडिट रिस्क अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कंट्रोल रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क अगर कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंट्रोल्स क्या है, अच्छे हैं, कंट्रोल्स अच्छे हैं मतलब इनहेरेंट रिस्क क्या है, कम है। इसका मतलब एरर्स एंड फ्रॉड्स क्या है बच्चों, एरर्स एंड फ्रॉड्स क्या है, कम है। तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डिटेक्शन रिस्क यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑडिट रिस्क, अब मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, यहाँ पे ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगी, ये सिचुएशन ए, ये सिचुएशन बी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे बी वाले सिचुएशन में ऑडिट रिस्क कम होगी कि ज्यादा होगी, बी वाले सिचुएशन में ऑडिट रिस्क कम होगी कि ज्यादा होगी, बी वाले सिचुएशन में ऑडिट रिस्क कम होगी ज्यादा होगी, बी वाले सिचुएशन में ऑडिट रिस्क कम होगी या ज्यादा होगी, बताइए मुझे। बी वाले सिचुएशन में ऑडिट रिस्क कम होगी ज्यादा होगी, वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे ज्यादा, कुछ बच्चे बोल रहे कम, वेरी गुड। ज्यादा, सुमित बोलता है ज्यादा, सारिका बोलती है ज्यादा, पूजा बोलती है हाई होगा, वत्सल बोलता है इट्स कंफ्यूजिंग, वी डोंट नो। कुछ बच्चे बोल रहे कम, कुछ बच्चे बोल रहे ज्यादा, वेरी गुड। तो ध्यान से सुनना, जो बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं
शायद ही उन्होंने कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा है अपने क्लासेस में। तो यहाँ पे ऑडिट रिस्क भी क्या हो जाएगी, ओवरऑल यहाँ पे ऑडिट रिस्क भी हो जाएगी कम। अब सवाल आएगा कि सर हाउ द ऑडिट रिस्क विल बी लेस ओवर ईयर, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल ऑडिट रिस्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं कि इनहेरेंट रिस्क कम है, एरर्स एंड फ्रॉड्स कम है, तो यहाँ पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे बताइए मटेरियली मिसस्टेटेड है क्या, नहीं। एंड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, बराबर कि नहीं, तो ऑब्वियसली ऑडिटर ऐसा गलत ओपिनियन देगा कि बाबा दे दे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसे चांसेस बहुत कम होंगे, ऐसे चांसेस बहुत कम होंगे, बराबर कि नहीं। तो वैसे तो ऑडिटर से वो गलती होगी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये ऑडिट रिस्क में तो है नहीं, और वैसे ऑडिटर से वो गलती होगी भी नहीं। इसीलिए यहां पे अगर वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देगा, वो वहां पे स्कोप ही नहीं है, बराबर कि नहीं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि दिस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट, ऑडिट रिस्क, ऐसा बताया था ना। दिस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क, इसके लिए डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, करेक्ट है ना। तो इसीलिए आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे तुम समझो बात को। यहां पे हमने क्या कहा था कि भाई इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, मतलब एरर्स एंड फ्रॉड ज्यादा है। तो यहां पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, और अगर आप ज्यादा चेक करोगे तो आपका ओपिनियन गलत होगा, ऐसे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मतलब डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा, ऑडिटर विल बी एबल टू डिटेक्ट मोर। यहाँ पे भले ही इज डिटेक्टिंग लेस, और भले ही इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने के चांसेस बहुत कम है, करेक्ट है ना, फिर भी ऑडिट रिस्क यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। So this is what is the relationship and the explanation and how it is connected with the audit risk. Clear? Clear. So ये बात हो गई अपनी, ये जो है पूरा मामला अपना जो दिया गया है, वो दिया गया है कहाँ, ऐसे नंबर 315 में। ऐसे नंबर 315 बात करता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम लोग अंडरस्टैंड एनालाइज करते हैं। ओके, सो ये बात हो गई अपनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर अपने को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये फाइंड आउट करना है, बराबर के नहीं, अगर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अंश गुप्ता भाई, मैं पूरा ये वापस से नहीं बोल सकता हूं, जब ये लेक्चर पोस्ट हो जाएगा उसके बाद आप ये फिर से एक बार आराम से सुन लेना। अभी आप सिर्फ क्या करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं उसको आप प्लीज फोकस करो, है ना बेटा, अच्छा बच्चा है तू, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, बहुत आगे जाएगा तू। अब अपने को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा अंश को छोड़ के। आई बिलीव आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अब इन बात से आपको पता चल गया होगा कि भाई हम लोग को सबसे पहले अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढना है, तो नो डाउट हम लोग को कंट्रोल रिस्क क्या है ये अपने को जानना बहुत जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कंट्रोल रिस्क, ये बात तय है, तय है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंट्रोल रिस्क, अपने को कंट्रोल रिस्क क्या है ये अपने को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो कंट्रोल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा कि कंट्रोल्स अच्छे है कि बुरे हैं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कंट्रोल्स अच्छे हैं या बुरे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वो चैप्टर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई हम लोग को रिस्क असेसमेंट करना है, इसके लिए हम लोग को इंटरनल कंट्रोल्स हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड देयरफॉर द नेम सजेस्ट द चैप्टर नंबर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है बात, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो किसी और अलग चैप्टर में उसको मर्ज नहीं कर दिया गया है। आई बात समझ में, दैट इज वाई इंटरनल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज, अब आफ्टर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क, देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट, अब जो हम लोग को डिस्कशन करना है वो है अपना कौन सा टॉपिक, वो है अपना इंटरनल कंट्रोल, जो अपने को इन डेप्थ पढ़ना है। मतलब ये बहुत ही मतलब अगर आप देखोगे इस चैप्टर में तो रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट जो है वो इतना ही है, मतलब इतना ही नहीं है और कुछ है उसके अंदर, बट अपने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है वो। बट आपको मेजर पार्ट दिखेगा चैप्टर का, जो मेजर कंटेंट है वो किसके ऊपर जाता है, वो मेजर कंटेंट जो है वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर जाता है। इसीलिए अब अपने को क्या पढ़ना है, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल पढ़ना है। ओके ओके, सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल इज टेक्निकली व्हाट, इंटरनल कंट्रोल इज व्हाट अ प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल क्या है, इट इज व्हाट अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस विच इज व्हाट डिजाइंड, क्या कहता है इंटरनल कंट्रोल, इट इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइन, देन इट इज व्हाट इम्प्लीमेंटेड, then it is what implemented, and then it is what maintained। इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन है ये दोस्तों।
सो इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन। सबसे पहले हम लोग को अगर कोई कंट्रोल लगाना है, बराबर, कुछ गलतियां रोकने के लिए अगर हम लोग को कुछ करना है, तो हम लोग ने क्या करना चाहिए, हम लोग ने सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम लोग ने क्या करना चाहिए। जो सोचा है कंट्रोल, उसको हमने इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, और जो इंप्लीमेंट किया है उसको कंटिन्यूस बेसिस पे हमने मॉनिटर और मेंटेन भी करना चाहिए। करेक्ट है ना? सो इट इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन। करेक्ट है ना? और ये करता कौन है अभी? इट इज डन बाय हूम? It is done by those charged with governance. It is done by whom? Management. And it is done by whom? The personnel. ये ऑब्वियसली तुम समझने की कोशिश करना, ये क्या है? ये इंटरनल कंट्रोल है। ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? ये लोग जो है ये इंडिविजुअली या एक दूसरे के कंसल्टेशन के साथ ये लोग क्या करेंगे? उन इंटरनल कंट्रोल्स को वो लोग लगाएंगे, बराबर के नहीं? तो इट इज द प्रोसेस विच इज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड पर्सनल टू प्रोवाइड व्हाट? टू प्रोवाइड व्हाट? टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। क्या कहता है? टू प्रोवाइड व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। अब तुम समझो बात को, यहां पे वर्ड क्या आ चुका है? इट सेज दैट टू प्रोवाइड व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। अब सवाल आता है कि सर यहां पे रीजनेबल अश्योरेंस क्यों लिखा है? ऑब्वियसली कंट्रोल्स के अंदर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल्स के अंदर क्या है? देयर आर व्हाट? सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस। कंट्रोल इज सपोज टू फेस विथ व्हाट? इनहेरेंट लिमिटेशंस। अब जब इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर कुछ क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कंट्रोल्स आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? कंट्रोल्स के अंदर क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस है। इसीलिए कंट्रोल्स के अंदर अगर इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल्स आपको कौन सा अश्योरेंस देंगे? रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, बराबर के नहीं? टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट, क्या कहते हैं? टू अचीव द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। टू अचीव एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। टू अचीव एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। और वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? सो द ऑब्जेक्टिव्स आर, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले वो कहता है कि हम लोग कंट्रोल क्यों लगाते हैं? compliance with applicable laws and regulation. Compliance with the applicable laws and regulations. So to comply with applicable laws and regulation. फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड हम लोग कहते हैं यहाँ पे, so that the assets are safeguarded. सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं? so that your assets are safeguarded. assets हम लोग क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग कुछ कंट्रोल्स लगाए तो। करेक्ट है? थर्ड फिर हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी आल्सो व्हाट? रिलायबल। एंड लास्ट में फिर हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट में हम लोग कहते हैं, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस। आई बात समझ में? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द ऑपरेशंस, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस। सो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? सिंपल भाषा में लिखता हूं यहाँ पे, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। यस। सो ये इंटरनल कंट्रोल्स के क्या है? बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स है। सो ये अगर आप देखोगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट? जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज माय डियर फ्रेंड्स नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विच इज गिवन एज पर एसए नंबर 315। ये अपना डेफिनेशन है इंटरनल कंट्रोल का। सो क्लियर है एकदम बात? ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसको याद रखने के लिए हम लोग इसको मेमोरी टेक्निक भी क्या बनाते हैं? CARE, care. Compliance with applicable laws and regulation, assets are safeguarded, reliability of financial statements, effectiveness and efficiency of operations. Okay. So ये है अपना कौन सा डेफिनेशन? इंटरनल कंट्रोल्स का एज पर एसए नंबर 315। डन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनल कंट्रोल के? सिंपल सी बात है भाई, ये जनरल है एकदम। हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स आखिरकार क्यों लगाते हैं? व्हाई? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स? तो इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये है कि द ट्रांजैक्शंस आर व्हाट? एंटर्ड इनटू व्हाट? विद ऑथराइजेशन। कंट्रोल्स हम लोग क्यों लगाते हैं? कि कोई भी ट्रांजैक्शन, अभी बेसिकली हम लोग बात करते हैं ये फाइनेंशियल कंट्रोल्स के, तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम लोग क्या कहते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो ऑथराइजेशन के साथ होगा। वो ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाएगा, मतलब ट्रांजैक्शन आप एक तो एग्जीक्यूट करो विद ऑथराइजेशन, it should be promptly recorded in the financial statements in the correct amount at the correct account। बराबर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बराबर से रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट अपन क्या कहते हैं? एसेट्स आर सेफगार्डेड। एंड फिर उसके बाद अपन ने क्या करना है? इट शुड बी कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग एसेट, एंड फिर उसमें आपको डिफरेंसेस मिलते हैं तो आप कुछ करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। आई बात समझ में आपको? यस।
अब जब हम लोग ये बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स की, ध्यान से सुनिएगा, जब मेरा बच्चा यहाँ पे हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। एक हम लोग बात करते हैं अबाउट विच कंट्रोल्स, एक जब हम लोग बात करते हैं अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स तो अपने को दिखता है यहाँ पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। हम लोग को क्या दिखता है यहाँ पे, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। तो वो कौन से कंट्रोल्स हैं, व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स? तो एक हम लोग देखते हैं यहाँ पे वी हैव व्हाट इज द जनरल कंट्रोल्स, एक अपने पास कौन से जनरल कंट्रोल्स, और दूसरे जो अपने पास है जिसे हम लोग क्या कहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इन जनरल कंट्रोल्स को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का भी नाम दिया जा सकता है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स भी कह सकते हैं। सो जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, की एक जो है ये कौन से कंट्रोल्स है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, और एक जो है जनरल कंट्रोल्स। सो ऐसे दो टाइप के कंट्रोल्स अपने को दिखते हैं, सही है ना। जब अपने को दो टाइप के कंट्रोल दिखते हैं तो ऑडिटर ने कौन से कंट्रोल्स के ऊपर फोकस रखना है, ऑन विच कंट्रोल्स द ऑडिटर शुड बी मोर फोकस्ड अपॉन। सो ऑडिटर जो है, ये ऑडिटर ने किसके ऊपर फोकस रखना है, तो ध्यान से सुनिएगा, ऑडिटर ने फोकस रखना है इन कंट्रोल्स के ऊपर नहीं, बट इन कंट्रोल्स के ऊपर हाँ। सो ऑडिटर इज कंसर्न विद ओनली द फाइनेंशियल कंट्रोल्स, बराबर के नहीं, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस रखेगा, ही विल फोकस अपॉन ओनली दी फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इन कंट्रोल्स के ऊपर नहीं देखेगा। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है अपने सामने, कि ऑडिटर विल consider these only when they have a bearing or connection with financial controls। वो उनको कब कंसीडर करेगा, कब कंसीडर करेगा, जब कंसीडर करेगा वो कब कंसीडर करेगा, जब वो जो जनरल कंट्रोल्स है दे हैव व्हाट अ बेयरिंग ऑन द फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉइज अटेंडेंस की। देखिए एम्प्लॉइज अटेंडेंस की जब बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बात करते हैं किसकी, एम्प्लॉइज अटेंडेंस की। तुम समझो यार, एम्प्लॉइज अटेंडेंस इज बेसिकली व्हाट एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। बट क्या होता है, एम्प्लॉइज अटेंडेंस के बेसिस पे, तुम समझो यहाँ पे एम्प्लॉय के अटेंडेंस के बेसिस पे एम्प्लॉय की सैलरी कंप्यूट की जाती है, और सैलरी ये पार्ट कौन सा है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ये कनेक्टेड है। तो इसीलिए जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अटेंडेंस के बेसिस पे सैलरी है, सैलरी ये फाइनेंशियल का पार्ट है, तो नो डाउट क्या बन जाता है अपना, ये हम लोग को अटेंडेंस चेक करना बन जाता है। आई बात समझ में। So as an auditor, we are concerned with only which controls? We are concerned with only the general controls. बराबर के नहीं? Sorry, we are concerned only with what? The financial controls and not with the general controls. Clear है एकदम बात? Yes sir. So जैसे इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब जब हम लोग कंसर्न है विद फाइनेंशियल कंट्रोल्स, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, therefore these controls क्या कहते हैं इसको, therefore these controls are called as controls relevant to audit। इसको क्या कहते हैं हम लोग, these controls are called as what, controls relevant to audit। एकदम एकदम आसान है। इसीलिए इन्हीं इन्हीं कंट्रोल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स है, इन्हीं कंट्रोल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी कंट्रोल्स को हम लोग कहते हैं द कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एज एन ऑडिटर जो है, अपना फोकस कहाँ होगा, अपना फोकस सारे कंट्रोल्स के ऊपर नहीं होगा, अपना जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंट्रोल्स पे होगा जो रेलेवेंट टू ऑडिट है। वो किससे पे फोकस होगा अपना, ओनली ऑन दोस कंट्रोल्स विच आर व्हाट, रेलेवेंट टू ऑडिट। डन डन। सो एज एन ऑडिटर वी आर कंसर्न विथ विच कंट्रोल्स, एज एन ऑडिटर, बराबर, एज एन ऑडिटर वी आर कंसर्न विथ ओनली विच कंट्रोल्स, वी आर कंसर्न विथ ओनली एंड ओनली दी कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट। ओके, ये बात हो गई। सो अब हम लोग जब बात करते हैं कि ओके हम लोग को एज एन ऑडिटर कंट्रोल्स को देखना है, समझना है, तो ऑब्वियसली जब अपने को ये कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट है, तो ऑब्वियसली इन कंट्रोल्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन कंट्रोल्स का हम लोग को अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। बराबर, इन कंट्रोल्स का अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अपने को इन कंट्रोल्स का पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है।
अब क्यू कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है, क्योंकि तुम समझो जब मैं इन इंटरनल कंट्रोल्स को समझता हूं, जब मैं इन इंटरनल कंट्रोल्स को समझता हूं तो उसके बेसिस पे मुझे पता चलता है कि कंट्रोल रिस्क कितनी है, और कंट्रोल रिस्क जब पता चलेगी उसके बेसिस पे मुझे इनहेरेंट रिस्क पता चलेगी, और उसके बेसिस पे मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझ में आएगा। सो नो डाउट, क्या कहते हैं हम लोग को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझने के लिए कंट्रोल्स को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स को अपने को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वी हैव टू टेक व्हाट, सो वी हैव टू टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट। करेक्ट है, ये बात एकदम सही है। सो अब अगर मुझे कंट्रोल्स को समझना है तो आगे मैं कंट्रोल्स को कैसे समझूं, तो अगर मुझे उसको समझना है तो आगे टॉपिक में बीच बीच में के जो बेसिक एकदम है तो वो चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस यहाँ पे। सो हम कहते हैं यहाँ पे देयर आर हाउ मेनी सेक्शंस, बच्चा बोल। सो देयर आर 4 सेक्शंस ओवर हियर। तो कंट्रोल्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट है तो उसके पास हम लोग कैसे आएंगे, तो हम लोग बात करेंगे उसका पूरा जो डिवीजन हो गया है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस कैसे कैसे एकदम समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे, फिर उन जनरल कंट्रोल्स में हम लोग ढूंढ के निकालेंगे कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट, और जो कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट है उन कंट्रोल्स को हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बराबर। और उन कंट्रोल्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं ये हम लोग देखेंगे। अब अगर मुझे कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट इसका अंडरस्टैंडिंग लेना है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हम लोग उसके 4 कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। हम लोग 4 सेक्शंस में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा एकदम आराम से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, द जनरल नेचर। वी टॉक अबाउट व्हाट जनरल नेचर एंड characteristics. We talk about what general nature and characteristics of internal control. We talk about what is the general nature and characteristics of internal control. ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं about what, जनरल बात है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जनरल बातें कर रहे हैं हम लोग। फिर ये जनरल कंट्रोल्स को समझने के बाद इन जनरल कंट्रोल्स में से अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ये हम लोग को ढूंढ के निकालना है। और जब ये कंट्रोल्स हम लोग ढूंढ के निकालेंगे तो अब इन्हीं कंट्रोल्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। आई बात समझ में आपको। एंड फिर लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि इन कंट्रोल्स जो रेलेवेंट टू ऑडिट है इनके कौन से कंपोनेंट्स है, इनके अंदर क्या क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है एकदम। तुम कॉन्सेप्ट को समझो जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। देखो रेगुलर क्लास में तो अपन ने इसको पूरा लिंक बना के एकदम माहौल बना दिया है। अब जो बच्चे जब ये रेगुलर क्लास में उन्होंने टॉपिक पढ़ा था उनको तो बहुत मजा आया ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है, एकदम प्रैक्टिकली फील भी हो रहा है उसको। बट अब जो बच्चा यहाँ पे रिवीजन, मतलब ये फास्ट ट्रैक बैच भी नहीं है, मतलब तुम समझो एक रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच के बाद आता है फास्ट ट्रैक बैच, और फास्ट ट्रैक बैच के बाद ये चैप्टर वाइज रिवीजन सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी आपको बहुत अच्छे से एकदम मन लगा के समझ में आ जाएगा। तो सोचिए फास्ट ट्रैक और रेगुलर में तो अलग ही लेवल पे पढ़ाया है इसको। आई बात समझ में आपको, बराबर। सो एकदम आराम से ध्यान से सुनना, हाँ प्लीज। अब तुम समझो यहाँ पे जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इनमें से अपने को आगे बढ़ना है। ध्यान से सुनना, हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। जनरल नेचर समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट फाइंड आउट करते हैं। इसमें से हम लोग उन कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उन कंट्रोल्स में के क्या कंपोनेंट्स है ये हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। तो सीक्वेंस अपना ऐसा ऐसा चलेगा। तो ऐसे जब अपने ये 4 हिस्से हो जाएंगे ना, तुम समझो बात को, ऐसे जो अपने ये 4 हिस्से हो जाएंगे ना, ये 4 हिस्से होने के बाद अपना इंटरनल कंट्रोल वाला मामला निपट गया भाई। मतलब इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है, इतना आपको जम गया ना तो बस आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, बराबर। ये बातें हो गई अपनी किसके बारे में। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। अब अपन बात करते हैं जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या कहते हैं, फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल आखिर होते क्यों है। तो आपको मालूम होगा पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, हमने अभी तो डेफिनेशन में पढ़ा ना मेरी जान, अभी तो डेफिनेशन में पढ़ा। वो क्या था, पर्पस क्या है, केयर।
इंटरनल कंट्रोल क्या करता है, केयर के लिए है। वो क्या है, क्या कहता है वो, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, फिर उसके बाद एसेट्स आर सेफगार्डेड, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। भाई यही तो पढ़ा था ना अभी अपन ने, बराबर के नहीं, अभी तो पढ़ा था ये, करेक्ट है ना। सो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज कि अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अबाउट व्हाट। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो आपको समझ में आ गया पर्पस क्या है, इंटरनल कंट्रोल आखिर क्यों आते हैं, समझ में आ गया अपने को। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नो डाउट, क्या इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर लिमिटेशंस रहेंगे क्या, एब्सोल्युटली यस। तुम समझो बात को, क्योंकि इसीलिए हमने कहा था कि इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर लिमिटेशंस है, इंटरनल कंट्रोल के अंदर लिमिटेशंस है, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल्स आपको रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। आई बात समझ में आपको, इसीलिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि देयर आर व्हाट, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, करेक्ट है। ऋषभ, एक काम कर लेना बेटा, तू अभी सो जा आराम से मन लगा के। रविंद्र तुम भी सो जाओ आराम से, एकदम मस्त। अगर जिसको स्लो लग रहा है ये, तो बाद में जब ये लेक्चर पोस्ट हो जाएगा ना, तो उसको आप 2x के स्पीड पे देख लेना, एकदम सुपर फास्ट में, ठीक है ना। जिनको भी ये ऐसे लग रहा है कि सर थोड़ा और फास्ट करो, तो मैं चाहता हूं कि वो क्या करे, अभी सो जाओ आराम से घर जाके, अपने घर पे ही हो ना, तो मस्त एकदम चद्दर ओढ़ के सो जाओ मन लगा के, बाद में 2x स्पीड पे देख लेना, या अभी कुछ दूसरी पढ़ाई करो फिर। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरा इंटेंशन बस यही है कि जिन बच्चों ने क्लासेस कभी करी नहीं है, या जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, तो भाई मैं चाहता हूं कि उन बच्चों का कुछ फायदा हो जाए करके, है ना। तो जिन्होंने रेगुलर क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, बराबर, तो उनके लिए ये ऑब्वियसली बहुत स्लो लगेगा, नो डाउट। तो उनको बाद में 2x स्पीड पे देख लेना इसको। मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है, एकदम साफ इंटेंशन है कि जिन बच्चों ने कभी ये चीजें पढ़ी नहीं है, जिनको कभी ये मौका नहीं मिला है मुझसे पढ़ने का भी, और कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो भाई उसके लिए मैं कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो बस प्लीज डिस्टर्ब मत करो और पढ़ो बस। आपकी क्वेरीज जो है वो पोस्ट करो, तो इसके लिए मैं वो चैट ऑन रखता हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, सो हम अभी सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जनरल नेचर पर्पस होने के बाद अब हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल का पहला लिमिटेशन ये है कि इट विल ऑलवेज प्रोवाइड विद व्हाट, द रीजनेबल अश्योरेंस। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, इट विल ऑलवेज प्रोवाइड विद व्हाट, द रीजनेबल अश्योरेंस। सेकंड हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तुम समझो बात को, अभी सेकंड पॉइंट क्या है, गलती हमेशा किससे होती है, इंसान से, बराबर के नहीं। अब ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग क्या होता है, reality is that the human judgment in decision making can be faulty and those breakdowns in internal control can cause because of human error। लाइन पढ़िए एकदम आराम से, ध्यान से। संजीव कुमार, तुम क्या पूछ रहे हो बेटा, क्या काम की चीज पूछ रहे हो तुम। संजीव कुमार, आप क्या काम की चीज पूछ रहे हो। कसम से यार, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। ओके, सो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग की। सो ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग की जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें क्या कहता है, रियलिटी इज दैट द ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कैन बी फॉल्टी। रियलिटी क्या है, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कैन बी व्हाट, फॉल्टी, एंड दोज ब्रेकडाउन्स इन इंटरनल कंट्रोल कैन कॉज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं, हमारा डिसीजन गलत हो जाता है। इंसान जब कोई एक डिसीजन लेता है, तो वो डिसीजन वो क्या कर लेता है, गलत हो जाता है, और वो गलत डिसीजन के वजह से क्या हो जाता है, वो इंटरनल कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं, ब्रेकडाउन हो सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जो है, स्टॉक जो है, हद है यार। एक काम कर लो, तुम ये कर लो पहले, आप लोग पहले ये कर लो, मतलब यू गाइज सीरियसली डोंट डिजर्व दिस। तुम्हारे लिए इतना मेहनत करो, किसके लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए। अब ये महेश,
दिख रहा है कि भाई ये इंटर का लेक्चर है, कोई बोल रहा है सर नोट्स दो, ये संजीव कुमार बोल रहा है कि सर नोट्स दो। अरे भाई तुम बनाओ ना, या तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका। पढ़ने आए हो कि टाइम पास करने आए हो समझ में नहीं आता है। तुम चैट कर लो पहले। मेरे को चैट बॉक्स बंद करने में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि जिन बच्चों का जेन्युइन क्वेरीज है ना, वो मुझ तक पहुंचे करके। नहीं तो ऐसे कब कनेक्ट करेंगे अपन? मैं वन टू वन रिप्लाई सबको नहीं दे सकता हूँ ना पर्सनल मैसेजेस पे। तो तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ यार। अपना फैमिली टाइम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, चैप्टर वाइज सीरीज इतना नया कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए लेके आया कि हर चैप्टर को आराम से तुमको रिवाइज कराऊं। पूरा मोमेंटम बिगाड़ देते हो यार। क्यों कर रहा हूं मैं ये? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डूइंग ऑल दिस थिंग? मुझे बता दो, इतना कोई रिवीजन में तुमको, इतना इतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रिवीजन में तुमको कौन देगा? मेरे को बता देना फिर। मैं पढ़ाऊं या तुम्हारे उस फाउंडेशन का कब एग्जाम है, या तुम्हारा वो कब है, उसके जवाब देते जाओ। सीरियसली सीए कर रहे हो, तुमको मालूम होना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग की बात हो रही थी यहाँ पे, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं कि अपने को जो है ना प्रोडक्शन जो है, हम लोग कहते हैं यहाँ पे, हम लोग को जो करना है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना है, बराबर। इसके लिए हम लोग को स्टॉक जो है, स्टॉक हम लोग को बहुत ज्यादा रखना है। तो ऐसा जो है, ये ऐसा डिसीजन जो है मैनेजमेंट ने ले लिया, ये ह्यूमन जजमेंट मैनेजमेंट ने ले लिया, करेक्ट है ना? सो अब इसके वजह से क्या हो गया, उन्होंने एक कंट्रोल लगाया था, उन्होंने एक कंट्रोल लगाया था ईओक्यू का। आप सभी जानते होंगे, कॉस्टिंग में आपने पढ़ा है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू हम लोग वो क्वांटिटी मेंटेन करते हैं जिसके अंदर अपना कैरिंग कॉस्ट और इकोनॉमी, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो हमारा क्या हो, कम हो, बराबर के नहीं, वो मिनिमम हो। तो ईओक्यू जब हम लोग लगाते हैं तो बेटा ईओक्यू ये क्या है, एक कंट्रोल ही हो गया ना, कि जिससे हम लोग का कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ये कम हो जाए। बट अब क्या हो गया, ह्यूमन जजमेंट, एक इंसान ने जजमेंट ऐसा लिया कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो उसके वजह से हम लोग को इन्वेंट्री बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके वजह से क्या हो गया, तुम्हारे इस फॉल्टी डिसीजन के वजह से, तुम्हारे इस ह्यूमन एरर के वजह से क्या हो गया, देयर इज अ ब्रेकडाउन इन इंटरनल कंट्रोल। आपका इंटरनल कंट्रोल क्या हो गया, आपका वो इंटरनल कंट्रोल बेकार हो गया। आई बात समझ में आपको? यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी पर्पस। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी पर्पस, इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी पर्पस का मतलब क्या होता है कि हम लोग को ये एक कंट्रोल लगाया गया है, एक कंट्रोल लगाया गया है, बराबर। या तो ऐसे करते हैं हम लोग, ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के बेसिस पे कुछ रिपोर्ट्स जनरेट होने वाली है, रिपोर्ट जनरेट होने वाली है लेटेस्ट से। डेटर्स का एजिंग का रिपोर्ट जो है, डेटर्स का एजिंग जो है वो निकलेगा यहाँ से। इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे ये जो मैनेजर है, इस मैनेजर को क्या करना है, डेट का रिकवरी करना है। ये मैनेजर को क्या करना है, डेट का रिकवरी करना है। और ऑब्वियसली रिकवरी करना है मतलब ये क्या है, एक कंट्रोल है ना, लोगों से समय समय पे आपका क्या करना है, ये आपके पास पैसा आना है समय समय पे, करेक्ट है ना एकदम? सो अब यहां पे, अब तुम समझो बात को, ये रिपोर्ट्स अगर इस बंदे को समझ में ही नहीं आते हैं, बराबर है कि नहीं, ये रिपोर्ट्स अगर इस बंदे को समझ में ही नहीं आते हैं, तो तुम समझने की कोशिश करिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर इस बंदे को ये रिपोर्ट्स समझ में ही नहीं आते हैं तो वो रिकवरी का एक्शन कैसे लेगा? तो ये कंट्रोल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे के पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आई बात समझ में? दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस, करेक्ट है एकदम? यस। उसके बाद हम लोग कहते हैं कल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज। जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, साथ में मिलके आते हैं, तो एम्प्लॉय क्या हो जाता है, वो इंटरनल कंट्रोल्स क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट। अब जजमेंट बाय द मैनेजमेंट में हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, जजमेंट बाय द मैनेजमेंट के अंदर हम लोग कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स जो है, इंटरनल कंट्रोल्स जो है, अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल जो है, इंटरनल कंट्रोल जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, जजमेंट बाय द मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, सो जजमेंट बाय द मैनेजमेंट में हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट जो है यहाँ पे,
मैनेजमेंट जो है यहाँ पे, एकदम आराम से ध्यान देना, जो मैनेजमेंट है यहाँ पे, मैनेजमेंट क्या करता है, पहले ये सोचता है कि कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकती है। मैनेजमेंट जो है ये पहले क्या सोचता है कि कहाँ कहाँ पे रिस्क होनी चाहिए, या कहाँ कहाँ रिस्क होगी। मैनेजमेंट क्या सोचता है कि भाई कहाँ कहाँ रिस्क होगी, बराबर कि नहीं, कहाँ कहाँ रिस्क होगी। और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करता है, वो मैनेजमेंट कंट्रोल्स को डिजाइन करता है और कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करता है। बट अब क्या होता है कि अगर जो चीज उसने सोची ही नहीं, ऑब्वियसली उसके लिए कंट्रोल्स होंगे ही नहीं। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज जजमेंट बाय मैनेजमेंट। जो चीज मैनेजमेंट सोचता नहीं है, बराबर के नहीं, दो वो अज्यूम नहीं करता है, जो चीज वो नहीं सोचता है वहां पे कंट्रोल होगा ही नहीं। स्मॉलर एंटिटीज में बड़े कंट्रोल्स लाइक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लिमिटेशंस हो गए आपके इंटरनल कंट्रोल्स के। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग देख लिए पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, और उसमें पर्पस के अंदर अब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, उसके लिमिटेशंस में। फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, सेकंड वी टॉक अबाउट इज द कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट। तो हम लोग कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट, इन रिलेवेंट टू ऑडिट वाले कंट्रोल्स को हम लोग किस हिसाब से ढूंढ के निकाले। सो हाउ डू वी फाइंड आउट द कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट। सो कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम लोग को कुछ फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। देखो, इन जनरल कंट्रोल्स में से अपने को ढूंढ के निकालने हैं कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट। तो वो ढूंढ के निकालने के लिए हम लोग को कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। फैक्टर्स क्या क्या होंगे कि जैसे अगर वो एरिया मटेरियल है, उसमें रिस्क ज्यादा है, एंटिटी बड़ा है, नेचर ऑफ द एंटिटी, तो ये सारे सारे क्या हो गए, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे इन्होंने अपने को बताए हैं अलग अलग फैक्टर्स, बराबर कि नहीं। और इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं कि ओके, उस एरिया के कंट्रोल्स अपने लिए मटेरियल बनते हैं या नहीं बनते हैं, मतलब उस एरिया के कंट्रोल्स अपने लिए रेलेवेंट बनते हैं या नहीं बनते हैं। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो ये पूरा लिस्ट दिया गया है, ये एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑडिटर के जजमेंट के अनुसार, ऑडिटर के जजमेंट के अनुसार कौन से कंट्रोल्स रिलेवेंट होंगे और कौन से कंट्रोल्स रिलेवेंट नहीं होंगे। करेक्ट है ना? तो आपको एग्जाम के लिए आपको क्या करके जाना है, ये पूरा पूरा जो लिस्ट है ये आपको लर्न करके जाना है। करेक्ट है ना? कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो एरिया मटेरियल है, अगर उस एरिया में रिस्क ज्यादा है, अगर अपने एंटिटी का साइज ज्यादा है, बराबर, तो वहां पे साइज ज्यादा है तो बहुत से कंट्रोल्स अपने रिलेवेंट हो जाते हैं। आप कौन से बिजनेस में हो, आपके बिजनेस को कौन ओन करता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपके ऑपरेशंस के अंदर, लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन से, क्योंकि आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लाई करना है, तो लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए आपने कौन से कंट्रोल लगाए गए, तो वो एरिया, उस एरिया से एसोसिएटेड कंट्रोल्स आपके लिए क्या बन जाएंगे, वो कंट्रोल्स आपके लिए बन जाएंगे रिलेवेंट टू ऑडिट। करेक्ट है एकदम? यस। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, इसके अंदर आते हैं अपन फैक्टर्स में होने के बाद। अब सेकंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर्स जानने के बाद कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। कंट्रोल्स ओवर, कंट्रोल्स किसके ऊपर, ओवर ओवर completeness, controls over completeness and accuracy, controls over completeness, controls over completeness and accuracy, controls over completeness and accuracy of information, of information, यहां लिखता हूं ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो फैक्टर्स अपन ने देख लिया, यहाँ पे एक फैक्टर्स अपन ने देख लिया। सेकंड क्या कहता है कि जो भी कंट्रोल्स आपने लगाए गए हैं, किसके लिए लगाए गए हैं, किसके ऊपर लगाए गए हैं, कि जो भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दे रहे हैं, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए, तो वो जो है सारी इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब इसमें ना कुछ झूठा होना चाहिए, ना कुछ अपना छूटा होना चाहिए। सही बात है ना? तो वो कंट्रोल्स अपने लिए क्या हो जाते हैं, रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाते हैं। इसी के अंदर एक पॉइंट आता है मेरा बच्चा, ध्यान से सुनना, इसी के अंदर अपना एक पॉइंट आता है कि कंट्रोल पे का कंट्रोल, कंट्रोल पे का कंट्रोल, कंट्रोल ओवर कंट्रोल लिखता हूं, इंग्लिश में लिखता हूं कंट्रोल ओवर कंट्रोल, सिंपल भाषा में समझाता हूं। कंट्रोल ओवर कंट्रोल ऑल्सो बिकम्स व्हाट, रेलेवेंट टू ऑडिट। कंट्रोल ओवर कंट्रोल ऑल्सो बिकम्स रेलेवेंट टू ऑडिट इफ दिस कंट्रोल इज रेलेवेंट टू ऑडिट। ध्यान से सुनना, इफ क्या बोल रहे हैं सर, समझने की कोशिश करना। इफ दिस कंट्रोल इज रेलेवेंट टू ऑडिट, इफ दिस कंट्रोल इज रेलेवेंट टू ऑडिट, कंट्रोल ओवर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर कंट्रोल, बराबर के नहीं, इज व्हाट, रेलेवेंट टू ऑडिट if the original, the base control is what relevant to audit। अब बोलो आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया। अब ध्यान से सुनना, ये एक कंट्रोल है,
बराबर। ये कंट्रोल किसके लिए लगाया गया, लेट अस से ये कंट्रोल लगाया गया फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। बराबर। अब ये जो है इंफॉर्मेशन, ये क्या हो जाते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर लगाया हुआ कंट्रोल है, करेक्ट है ना, ये कंप्यूटर के अंदर है। बट कंप्यूटर के ऊपर, बराबर के नहीं, और एक कंट्रोल लगा दिया गया अपन ने, पासवर्ड। बराबर। क्योंकि अगर पासवर्ड ये कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अब सही पासवर्ड्स है या नहीं है, ये भी अपने लिए रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाता है। देखिए पहले तो रिपोर्ट्स बराबर से आते हैं कि नहीं आते हैं, ये अपने लिए रेलेवेंट टू ऑडिट है ही है। बट ये कंप्यूटर के ऊपर जो रिपोर्ट्स बनाने के लिए जो कंट्रोल्स लगे थे, ये अपने लिए रेलेवेंट टू ऑडिट है ही है। बट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड लगता है, और अगर ये पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसीलिए ये पासवर्ड भी अपने लिए क्या हो जाता है, अपने लिए वो पासवर्ड भी रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाता है। आई बात समझ में आपको, बोलो यस यस। तो यही बात यहाँ पे सेकंड अपन देखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी के बाद यहाँ पे आते हैं कंट्रोल्स ओवर रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। मतलब अपने को कोई काम करवाना है, बराबर के नहीं, कुछ चीजें अपने को ऑपरेट करवानी है, बराबर, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग को कुछ कंट्रोल्स लगवाना है। आई बात समझ में आपको, यस परफेक्ट है एकदम। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंट्रोल्स ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। ये भी अपने लिए क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स ये भी अपने लिए बन जाता है कंट्रोल विच इज व्हाट रेलेवेंट टू ऑडिट। ये भी अपने लिए एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, सही है ना। तो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए तो उसमें हम लोग को कहाँ कहाँ देखना है, उसके एक्विजिशन, यूज और डिस्पोजिशन, उसके लिए कंट्रोल होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बराबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए कंट्रोल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। एंड लास्ट में वो जो कंट्रोल्स होते हैं, अब ध्यान से सुनना, हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स में जो कंट्रोल्स होते हैं, इसके अंदर अपने लिए दो बातें हैं। एक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, एक किसकी बात करते हैं हम लोग, इसके अंदर दो बातें आती है। एक हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, एक हम लोग बात करते हैं अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एसेट्स के ऊपर, और दूसरा हम लोग बात करते हैं उन कंट्रोल्स का ऑपरेशंस से रिलेटेड। सो तुम समझो मेरी बात को बच्चा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब होता है तो ये रिलेवेंट टू ऑडिट होता है। ऑपरेशंस की जब बात करते हैं तो इट इज नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट। देखिए एसेट्स के ऊपर कंट्रोल लगते हैं, तो एसेट्स के ऊपर जो कंट्रोल लगते हैं, एसेट्स के ऊपर जो कंट्रोल लगते हैं ना, वो ध्यान देना आप, एसेट्स के ऊपर जो कंट्रोल लगते हैं वो क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जो एसेट है उस एसेट के ऊपर अपन कुछ कंट्रोल लगाते हैं। कंट्रोल दो टाइप के हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसको रिपोर्ट करना है, और उस एसेट को कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके प्रोडक्शन में कितना जाना है, क्या जाना है, कैसे जाना है, करेक्ट है ना। तो अपने लिए एज एन ऑडिटर कौन सा कंट्रोल रिलेवेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्टिंग होना है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, उसका एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट, उससे रिलेटेड जो कंट्रोल्स है वो अपने लिए रिलेवेंट टू ऑडिट हो जाते हैं। आई बात समझ में। बट जब अपन ऑपरेशंस की बात करते हैं, बराबर के नहीं, कि वो कितना यूज हो रहा है, सही मटेरियल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका प्रॉपर प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो अपने के लिए कोई कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। आई बात समझ में आपको, यस सर। सो ये रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाते हैं। तो अपन ने रेलेवेंट टू ऑडिट को फाइंड आउट करने के लिए अपन ने क्या बोला, अपन ने तीन चीजें बोली। एक तो जनरल फैक्टर्स आपको देखना है, सेकंड आपको देखना है कि अगर वो कंट्रोल कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी रिलेटेड है तो वो अपने को देखना है, करेक्ट है ना। और थर्ड जो है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवर एसेट्स, बराबर। फोर्थ अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो फोर्थ कौन सा है, वो फोर्थ अपन बात कर रहे हैं कि जो जो एरिया विच इज नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, बराबर कि नहीं, जो एरिया विच इज नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, सो वो कंट्रोल्स को हम लोग ने कंसीडर करना नहीं है। मतलब तुम समझो, जो एरिया ही अगर वो रेलेवेंट टू ऑडिट नहीं है, तो उस एरिया के ऊपर के कंट्रोल्स भी अपन ने कंसीडर करने के नहीं। सिंपल सी बात है एकदम, बोलो यस और नो। जो आपके ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में ही कवर नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम लोग कंट्रोल्स में भी देखेंगे नहीं, बराबर। उसके बाद the statute may require that to report on the compliance with the certain internal controls। आपको याद है 143 कल ही अपन ने पढ़ा था, 143(3) उसके अंदर अपन ने क्लॉज आई की बात करी थी।
उसके अंदर अपन ने क्लॉज आई की बात करी थी कि स्टैच्यूएट बोलता है कि आपने रिपोर्टिंग करना है ऑन व्हाट, कल कल का ही डिस्कशन है, अपन ने बात करी थी दैट वी हैव टू रिपोर्ट ऑन व्हाट, द इंटरनल, वी हैव टू रिपोर्ट ऑन व्हाट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कि वेदर दोस कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग एंड वेदर दोस कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। आई बात समझ में आपको? यस। सो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो जब स्टैच्यूएट आपको बोलता है कि इन चीजों के ऊपर आपको रिपोर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना है अपने को, उन चीजों को अपना अपने काम से, वो अपने काम से रेलेवेंट हो जाता है, इट बिकम्स व्हाट, रेलेवेंट टू ऑडिट, राइट। तो ये अपना पार्ट हो गया यहाँ पे सेकंड। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, हाय दोस्तों, प्लीज वो महेश सैनी करके जो बंदा है या बंदी है, बराबर के नहीं, प्लीज आप उसके कमेंट्स को रिप्लाई ना करें, उसको इग्नोर करें, बराबर। उन जैसे बच्चों का कुछ नहीं होना है, करेक्ट है। सो मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे फालतू कमेंट कर रहे हैं ना, उनको आप इग्नोर करो। तुम उनके उनसे दिमाग मत लगाओ, ठीक है। जो बाकी फालतू बकवास कर रहे हैं, अब उनके ऊपर ध्यान मत दो। आपको अगर कुछ क्वेरी है तो ही रिप्लाई आप कमेंट करो वहां पे, बाकी सबको इग्नोर कर दो। ये होते हैं कुछ लोग ऐसे, जो कुछ अच्छा काम होता है ना तो वो देख नहीं सकते हैं, जलते हैं वो, ठीक है ना। सो आई पिटी देम, आई विश दैट दे गेट वेल सून, है ना, गॉड ब्लेस देम। यस, वो अशोक भी, सब सब एक ही है रे, ये सब फेक अकाउंट्स है, दीज आर ऑल फेक अकाउंट्स, सो दीज आर नॉट जेन्युइन अकाउंट्स, ठीक है ना। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। बाकी अपन अपना पढ़ते रहेंगे। बच्चों छोड़ दो ना यार, तुम ध्यान दो। यस, दे आर हेटर्स, दे गोना हेट। किसी में टैलेंट नहीं है ना, इतना कौन नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है ऐसा। सो दे ट्राई ऑल दिस टैक्टिक्स, करेक्ट है ना, बिकॉज दे कैनॉट डू एनीथिंग गुड, तो ऑब्वियसली दे कैनॉट सी एनीथिंग गुड। तो आप सब मेरे बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं ना, मैं दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात अगर मानते होंगे, इन लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई ना करें, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस पर अपन ध्यान दें, ठीक है। शुरू करें। प्रॉमिस करो मेरे को, उनके कमेंट्स को आप रिवर्ट नहीं करोगे, बस आप आपके जो क्वेरीज है, जो आपके डाउट्स है, बराबर के नहीं, बस आप उस पे ही फोकस करो, वही आप पोस्ट करो। बस मैं वो डाउट्स आपके देखूंगा और ट्राई करूंगा उसको लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करने का, ठीक है, है ना। परफेक्ट, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, एकदम आराम से पढ़ते हैं मन लगा के, ठीक है, ओके। सो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कंट्रोल्स। वो कितनी देर कमेंट करेगा ना, छोड़ दो ना, कमेंट करेगा 3 घंटे बैठे रहेगा ना, कमेंट करेगा ना, अच्छी बात है, बराबर। वो जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते वो लोग। सो विल डू आर गुड वर्क ना, अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट व्हाट कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट। सो कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट की जब अपन बात करते हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर कंट्रोल इज रिलेवेंट टू ऑडिट। तो इससे रिलेटेड हम लोग ने क्या देखा था कि इसमें हम लोग को सबसे पहले कुछ फैक्टर्स ढूंढ के निकालने हैं, वो फैक्टर्स के बेसिस पे अपने लिए वो कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट बन जाएगा, करेक्ट है। सेकंड हम लोग क्या कहते हैं, जो कंट्रोल किससे रिलेटेड है, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी से रिलेटेड है, वो अपने लिए रिलेवेंट टू ऑडिट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद आते हैं कंट्रोल्स ओवर व्हाट, सेफगार्डिंग ऑफ द एसेट्स। किससे रिलेटेड आते हैं कंट्रोल्स, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स से रिलेटेड। उसमें हम लोग ने क्या देखा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेलेवेंट टू ऑडिट, बट उसके ऑपरेशंस इट इज नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। तुम कैसे यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है,
बराबर के नहीं। बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला जो मामला है वो अपने लिए क्या बन जाता है, वो रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाता है। डन डन, बराबर, एकदम सही। फिर उसके बाद अपन ने क्या कहा था, इसके अंदर ही अपना एक पॉइंट आया था जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर जो अपना डिस्कशन हो भी गया था इसके ऊपर। वो क्या कहते हैं हम लोग यहां पे कि यहां पे एरिया नॉट रिलेटेड टू ऑडिट, एरिया नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट, एरिया नॉट रिलेटेड टू ऑडिट, उसके ऊपर का कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, उसके ऊपर का कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, इट विल बी, इसके ऊपर का कंट्रोल भी, कंट्रोल इज ऑल्सो व्हाट, कंट्रोल इज ऑल्सो देन नॉट रेलेवेंट, कंट्रोल इज ऑल्सो देन व्हाट, नॉट रेलेवेंट, उसके ऊपर का कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, बराबर, उसके ऊपर का कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, नॉट रेलेवेंट। सही है बात एकदम, यस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, अगर कोई स्टैचुएट है, अगर स्टैचुएट अपने को बोलता है कि अपने को इस कंट्रोल्स के ऊपर अपने को रिपोर्ट करना है, अगर स्टैचुएट बोलता है कि अपने को इस कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट करना है, तो ऑब्वियसली वो भी अपने लिए क्या बन जाता है, वो भी अपने के लिए क्या बन जाता है, वो भी अपने लिए रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाता है। सही बात है, एकदम सिंपल सी बात है। सो ये फैक्टर्स हम लोग को ध्यान में रखना है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर कंट्रोल इज व्हाट, रेलेवेंट टू ऑडिट और इररेलेवेंट टू ऑडिट। सो हम लोग ने क्या कहा, फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जनरल कंट्रोल्स के बारे में जानकारी लेंगे, उस जनरल कंट्रोल्स में से हम लोग खींच के निकालेंगे उन कंट्रोल्स को विच इज रेलेवेंट टू ऑडिट। कैसे फाइंड आउट करना है, ये पूरा लिस्ट है। अब अपन ने ये कंट्रोल्स निकाल लिए, बराबर, इन कंट्रोल्स का अपने को अंडरस्टैंडिंग आ गया, मतलब वो कंट्रोल्स मिल गए। अब अपने को अगला पॉइंट क्या करना है, वी हैव टू टेक व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट कंट्रोल्स। अब अपने को ऐसे वैसे कोई जनरल कंट्रोल्स के बारे में हम लोग को जानना नहीं है, ऐसे वैसे कंट्रोल्स को अपने को जानना नहीं है, अपने को सिर्फ कौन से कंट्रोल्स के ऊपर फोकस रखना है, वी हैव टू नाउ ओनली अंडरस्टैंड दोस कंट्रोल्स विच आर व्हाट, रेलेवेंट टू ऑडिट। करेक्ट एकदम, यस। सो अब हम लोग आते हैं यहां पे, एंड नाउ वी टॉक अबाउट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग को फोकस करना है उन कंट्रोल्स के डिजाइन पे। अंडरस्टैंडिंग लेना है अपने को अगर, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अगर लेना है तो हम लोग को समझना है उस कंट्रोल्स का डिजाइन। अब तुम समझो, जैसे कंट्रोल्स का हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था, तो इस कंट्रोल के डेफिनेशन में सबसे पहले बात किससे शुरू हुई थी, बात सबसे पहले शुरू हुई थी अबाउट व्हाट, द डिजाइन ऑफ द कंट्रोल्स, बराबर के नहीं, किससे शुरू हुई थी बात, ये डिजाइन ऑफ द कंट्रोल्स। अब बेटा बात समझ, अगर डिजाइन ही बेकार है, तुम समझे बात को, अगर डिजाइन ही बेकार है तो आगे वो कंट्रोल सही से काम करता है या नहीं करता है, इट बिकम्स व्हाट, इररिलेवेंट। करेक्ट है ना। तो जो कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट है, अब मुझे उनका डिजाइन देखना है कि वेदर इट इज केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बराबर। फिर उसके बाद मुझे क्या देखना है कि ओके, अगर डिजाइन सही है ना, सेकंड पॉइंट जो मुझे देखना है फिर यहां पे, वो सेकंड पॉइंट मुझे क्या देखना है कि उन कंट्रोल्स का इंप्लीमेंटेशन। बेटा यही तो डेफिनेशन में हम लोग ने सीखा था कि उस कंट्रोल्स का हम लोग को क्या देखना है, उसका इंप्लीमेंटेशन देखना है कि वो कंट्रोल्स मौजूद है ना, वो कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, और सिर्फ एग्जिस्ट नहीं, वो कंट्रोल्स सही से चलते भी है या नहीं, मुझे वो देखना है। मुझे जो कंट्रोल्स मुझे मिले हैं, अब अगर मुझे उन कंट्रोल्स का, अगर मेरा बच्चा, अगर मेरे को उस कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले उसका डिजाइन देखना है, डिजाइन लेने के बाद मुझे उसका इंप्लीमेंटेशन देखना है। सही बात है एकदम, यस। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन देखने के बाद हम बात करते हैं अबाउट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑब्वियसली बात है, बराबर कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल कैरी आउट व्हाट, द रिस्क को असेस करने वाली प्रोसीजर। तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे अभी यहाँ पे, वी विल कैरी आउट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हम लोग किसकी बात करेंगे मेरा बच्चा, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपको तो मालूम है व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बोलो यस और नो। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की हम लोग क्या बात करते हैं कि भाई हम लोग को देखना है कि यही उसका डिजाइन और उसका इंप्लीमेंटेशन बराबर से हुआ है या नहीं, इसका हम लोग को सबूत इकट्ठा करना है। तो हम लोग को क्या सबूत इकट्ठा करना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, द एविडेंस अबाउट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, ये आपको बातें याद होगी, वो OICI में हम लोग ने बातें करी थी। तो जो जो बातें सुटेबल है, इंक्वायर करो, ऑब्जर्व करो, इंस्पेक्ट करो, और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को भी आप ट्रेस कर लो। आई बात समझ में, यस।
बट ये अंडरस्टैंडिंग लेते समय आपने ये भी ध्यान में रखना है कि कंट्रोल्स के अंदर कुछ कुछ ऑटोमेशन तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो जाएगा अगर कंट्रोल्स में ऑटोमेशन नहीं है तो वो कंट्रोल्स थ्रू आउट द ईयर सेम तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बात पहुंची आप तक यहां पे? यस। सो दिस इज व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ व्हाट द थर्ड फीचर, द थर्ड डिवीजन ऑफ व्हाट द इंटरनल कंट्रोल्स। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब हम लोग आते हैं इस लास्ट फोर्थ वाले इस पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल एक पार्ट हो गया अपना यहाँ पे डेफिनेशन, फिर उस डेफिनेशन से हमने धीरे 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 कॉन्सेप्ट को एकदम मस्त आगे बढ़ाया, फिर उसका अंडरस्टैंडिंग अपन ने लिया और अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद मतलब पहले जनरल फिर रेलेवेंट टू ऑडिट फिर अंदर गए उसका अंडरस्टैंडिंग लिया। अब उसके हम लोग क्या सीखेंगे, उसके हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे। तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, यहां पे लिखता हूं मैं एकदम मस्त अच्छे से इसके कंपोनेंट्स। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। हाँ, अब हम लोग कहां पे है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ओके ओके, सब लोग को समझ में आ रहा है यहां तक जो पहुंचे हम लोग? किसी को कुछ क्वेरी है यहां तक, कोई दिक्कत है? बच्चों समझ में आया यहां तक? एनीवन, एनी क्वेरी? वी आर गुड? चलो, सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। बराबर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बाद हम लोग बात करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बराबर, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। बराबर कि नहीं? और इन सारे कंट्रोल्स को जो अफेक्ट करता है, बराबर, इन सारे कंट्रोल्स को जो अफेक्ट करता है वो क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। उन सारे कंट्रोल्स को जो अफेक्ट करता है वो क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। सो इन सबको जो अफेक्ट करता है फिर क्या आता है यहां पे, कंट्रोल एनवायरनमेंट। यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, कंट्रोल एनवायरनमेंट। सही बात है एकदम, बोलो यस, एकदम एकदम सही है। चलिए, ये जो है ये 5 कंपोनेंट है मेरा बच्चा, ध्यान से सुनना। ये 5 कंपोनेंट है जो हम लोग को ध्यान में रखने हैं इन रिलेशन टू व्हाट, द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। बराबर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखने के बाद हम लोग को एंटिटी को, बराबर कि नहीं, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेस होने के बाद हम लोग को क्या करना है, उसके ऊपर कंट्रोल एक्टिविटीज लगानी है। और कंट्रोल एक्टिविटीज लगाने के बाद हम लोग को क्या करना है, उन कंट्रोल्स के ऊपर हम लोग को मॉनिटर करना है। बट इन सारे कंट्रोल्स के ऊपर भले ही हम लोग मॉनिटरिंग वगैरह सब अच्छे से कर ले, बट इन सारे कंट्रोल्स के ऊपर कौन अफेक्ट करता है, तो वो करता है कौन, कंट्रोल एनवायरनमेंट। कौन अफेक्ट करता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट, बराबर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो व्हाट, अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड इसीलिए आप देखोगे जब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, एसे नंबर 315, इसका नाम क्या कहते हैं, एसे नंबर 315 का?
हम लोग नाम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ material misstatement through understanding of the entity, its environment, including its internal control। आई बात समझ में आपको? तो यहां पे आप देखोगे कि हियर वी हैव व्हाट, वी ऑल्सो हैव ओवर हियर द कंट्रोल एनवायरमेंट। हम लोग को इसको भी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट वी हैव। आई बात समझ में आपको? क्लियर है एकदम? सो इसीलिए ऐसे 315 कहता है कि आपको एनवायरमेंट भी स्टडी करना है। सो व्हाट इज एनवायरमेंट? तो हम बात करते हैं व्हाट इज एनवायरमेंट की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, कंट्रोल एनवायरमेंट। कंट्रोल एनवायरमेंट बराबर के नहीं, अफेक्ट्स, क्या कहता है, कंट्रोल एनवायरमेंट अफेक्ट्स द कंट्रोल कॉन्शियसनेस, affects the control consciousness of people। बराबर की नहीं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो हाउ व्हाट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। जैसे आप और हम जो बच्चे हैं यहाँ पे, अपने को बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, अपने को अपना नाम रोशन करना है, अपने को अपने पेरेंट्स को बहुत आगे लेके जाना है। बट कुछ छिछोरे लोग होते हैं, मतलब बिलो स्टैंडर्ड, करेक्ट है ना? जैसे वो महेश है, वो अशोक है, बराबर की नहीं? यू कैन सी दोज स्टूपिड पीपल ओवर देयर, करेक्ट है ना? अब ये जो है ये एनवायरमेंट में है, वो गंद मचा रहे हैं, बराबर की नहीं? आई बात समझ में आपको? सो दोज आर दोज पीपल विच अफेक्ट्स द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। अपना जो कंट्रोल है उसको डिस्टर्ब करते हैं, वो लोग होते हैं कौन? वो लोग होते हैं कंट्रोल एनवायरमेंट विच अफेक्ट्स द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। आई बात समझ में आपको? सो दे आर द वंस हु आर प्रेजेंट इन वेयर द कंट्रोल एनवायरमेंट विच इन टर्न इज अफेक्टिंग आवर इंटरनल कंट्रोल्स। समझ में आ गया ना आपको एकदम एग्जाम्पल? बराबर के नहीं? सो दिस इज व्हाट इज द कंट्रोल एनवायरमेंट। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल्स, अपने को फोकस नहीं करना है अपने को, बराबर के नहीं? अपने को क्या करना है, अपने को यह भी देखना है कि अपने सिर्फ कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं, वो नहीं देखना है अपने को कंट्रोल एनवायरमेंट भी क्या है वो भी अपने को देखना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको? सो कंट्रोल एनवायरमेंट अपने को स्टडी करना है बिकॉज इट अफेक्ट्स द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। this can either this either enhances or mitigates the effectiveness of internal controls। ये क्या करता है, ये इधर एनहांस करता है या मिटिगेट करता है द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। आई बात समझ में आपको? इसीलिए हम लोग को सिर्फ एंटिटी को या सिर्फ उसके इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करना जरूरी नहीं है, हम लोग को उस इंटरनल कंट्रोल के एनवायरनमेंट को भी स्टडी करना जरूरी है। तो इसी के साथ क्या हो जाता है, आगे एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसी बात है, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ internal, what are the components of internal control environment? ये एक अपना क्वेश्चन आ जाता है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट? क्लियर है एकदम बात? ये बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट? तो ये जो है ये आपको स्टडी करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको दिखेगा कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये अपन ने 5 बातें देख ली, बराबर? तो उसमें आपको दिखेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट, आपको दिखेगा कि इट इज व्हाट, क्या कहते हैं कि इट इन्फ्लुएंसेस द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। क्या कहते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इन्फ्लुएंसेस द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। और इसमें फिर जो एलिमेंट्स है ये हम लोग को स्टडी करना बहुत जरूरी है। यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहां पे हम लोग को क्या स्टडी करना है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो आप मेरा बच्चा ध्यान देना, फ्लो बिगाड़ना नहीं, पूरा इंटरनल जो पढ़ा है जिस तरीके से ध्यान देना। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल क्या होता है वो,
उस इंटरनल कंट्रोल में दो टाइप के कंट्रोल होते हैं, उसमें हम लोग को फोकस करना है रेलेवेंट टू ऑडिट। तो रेलेवेंट टू ऑडिट तक कैसे पहुंचे, उसके 4 डिवीजन हैं। उस 4 डिवीजन में फिर फोर्थ वाला डिवीजन आता है कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उस कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर ये 5 पॉइंट है और उसके अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट एक पॉइंट है। ऐसे पांचों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको, बट उसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपको दिखेगा। फिर हम लोग को आगे पढ़ना है द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। आपको वो पूरा फ्लो चैप्टर का किस हिसाब से है वो समझ में आएगा। सबको समझ में आया यहां तक? राइट, ओके। सो यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो अब यहां पे एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो वो एलिमेंट्स कौन से हैं, एक बार फटाफट देख लेना कि अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज किस हिसाब से हम लोग कमेंट मतलब किस हिसाब से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बराबर के नहीं। मतलब जितना अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग क्या करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं, बराबर के नहीं, जितना अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं तो लोग उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। जैसे मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं, जैसे ये अशोक जो है, जो बार बार कमेंट कर रहा है, जैसे अब उसके घर वालों ने उसको सही संस्कार नहीं दिए, बराबर के नहीं। अब उसके घर वालों ने उसको सही संस्कार नहीं दिए, उसके मम्मी पापा ने उसको सही बातें नहीं सिखाई, इसके लिए वो आज यहां पे आके वो इतना बेहुदा हरकत कर रहा है। आई बात समझ में आपको? तो ये वो एनवायरनमेंट है कि घर वाले उसको अच्छे से कम्युनिकेट, सिर्फ कम्युनिकेट नहीं एनफोर्स भी नहीं कर पाए। बेचारे को अगर दो चार फटके पहले ही पड़े होते, करेक्ट है ना, तो वो आज एकदम इज्जत में वो पढ़ाई करता, जिंदगी में अपने माँ बाप का नाम रोशन करता। बट उसके घर वालों ने सही से वो कम्युनिकेट और एनफोर्स नहीं कर पाए वो इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज को, और जिसके वजह से उसके कंट्रोल्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बराबर के नहीं। सो दैट इज हाउ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एक कल्चर होता है, बराबर के नहीं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एक कल्चर होता है और उस कल्चर के बेसिस पे लोग क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। आई बात समझ में आपको? सो दैट इज द फर्स्ट element of control environment, communication and enforcement of integrity and ethical values, correct है? That is first point. सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होते हैं, दे आर व्हाट कमिटेड टू कॉम्पिटेंस। तो उनको मालूम है वो जॉब क्या है, वो टास्क क्या है, और उससे रिलेटेड वो काम करते, तो वो उनका काम बराबर होता है। बट अब क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे महेश सैनी है, वापस वो कौन था, वो उसका नाम भी भूल गया, वो कौन, अशोक करके, हाँ जी। तो वो कैसे है कि उनको मालूम है कि यहाँ पे पढ़ने के लिए लोग आए हैं। सो यहाँ पे जो लोग बाकी के बच्चे हैं, दे आर कमिटेड टू द जॉब, उनको मालूम है क्या काम करना है। बट वो लोग फिर से क्या है, दे आर इनकॉम्पिटेंट, उन लोग को नॉलेज नहीं है, अकल नहीं है, बराबर के नहीं, बेवकूफ लोग हैं। तो दे आर नॉट कमिटेड टू द जॉब। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग कितना भी उन्हें बोले, उनके भेजे में वो बात घुसनी नहीं, बिकॉज दे आर नॉट कमिटेड टू द कॉम्पिटेंस। उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो बने ही नहीं है। आई बात समझ में आपको? सो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कमिटेड टू कॉम्पिटेंस। आई बात समझ में आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम लोग स्टाफ लगा रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर वो सब सही नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि अपने इंटरनल कंट्रोल्स फेल हो जाएंगे। थर्ड, हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। अब जैसे देखो, मैं यहां पे कुछ एक्शन नहीं ले रहा हूं, बराबर। उसके माता पिता ने अशोक के कितने उसको अच्छे अच्छे शब्द सिखाए हैं, वो रोज आपस में ऐसी ही बातें करते हैं। वो अशोक दिख रहा है आपको, वो उसके मम्मी पापा आपस में ऐसी ही बातें करते हैं जिस हिसाब से वो यहाँ पे बातें कर रहा है, करेक्ट है ना। तो उसके दादा दादी ने भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, TCWG, बराबर। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, बराबर के नहीं। अगर उसके जो दादा दादी है, उसके मम्मी पापा ने तो सिखाया नहीं, वो तो आपस में ऐसे ही बात करते हैं, करेक्ट है ना, वो तो आपस में ऐसी ही बात करते हैं। बट क्या हुआ, अगर उसके दादा दादी जो TCWG है, टॉप लेवल पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट,
अगर ये लोग यहां पे इन्वॉल्व हो जाते तो शायद ये बात आगे इतनी बढ़ती नहीं। सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसी ही बात होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो टॉप लेवल पे लोग हैं वो अगर इन्वॉल्व रहे, वो एक्सपीरियंस है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स को फॉलो करने का क्या हो जाएगा, एक वो कल्चर बन जाएगा और अपने इंटरनल कंट्रोल्स फेवरेबल रहेंगे। बट अगर टीसीडब्ल्यूजी भी अगर इन्वॉल्व ना हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा एटीट्यूड बनेगा ही नहीं। सही बात है एकदम, यस। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। बराबर, अब जैसे मैं मैनेजमेंट हूं, यहां पे मैं काम कर रहा हूं, मेरा ऑपरेटिंग स्टाइल। अब जैसे अगर वो कमेंट करते हैं, बराबर के नहीं, कि वो कुछ भी बोल रहे ये वो, अब मेरा एटीट्यूड है, अब अगर अपना एटीट्यूड हो कि अपन उसको जो चाहे वो बोले, कुछ भी बोले, बराबर के नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से कंट्रोल्स चेंज हो जाएंगे। तो सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट फिलॉसफी, बराबर के नहीं, मैनेजमेंट के काम करने का तरीका उस एम्प्लॉयज को, अभी मैं उसको कुछ बोल नहीं रहा हूं, बराबर के नहीं, मैं उसको कुछ ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए कंट्रोल वीक हो गया है यहां पे। बट अगर मैं इंस्टेंटली उसको ब्लॉक कर देता हूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे बोल बेटा, यहां पे मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा तो अपना कंट्रोल सही है। सो दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। फिफ्थ पॉइंट अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। हम लोग किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। अब अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, बराबर के नहीं, अब जैसे अपन एकदम डिस्टेंट है, बहुत दूर है, अब वो बहुत दूर है मेरे से, वो अशोक, वो कौन, वो सैनी जो था वो, बराबर के नहीं, तो वो जो बच्चे हैं, बराबर के नहीं, तो अब वो क्या समझ रहे अपने आप को कि भाई मैं यहां पे कमेंट में कुछ भी बोलूंगा, मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं ये वो वगैरह वगैरह। बट अब क्या है, वो दूर है ना मेरे से, इसके लिए वो इतना उछल पा रहा है। बट अब अगर वो मेरे से क्लोजली कनेक्टेड होता, मेरे सामने होता, तो अपन सब मिलके उसको दो चार फटके लगा के चुप घर बिठा के वो रोते चले जाता, बराबर कि नहीं। बट वही है, जो फ्रेमवर्क है अपना, जो स्ट्रक्चर है अपना, वो बड़ा है, उसके वजह से हम लोग हर एक के ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। यही बात है अपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। आई बात समझ में आपको, असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने आपको बोला है कि मेरा बच्चा कोई भी उनके मुंह नहीं लगेगा, उनको कुछ भी कमेंट करने दो, अपन उनको कुछ भी नहीं बोलेंगे, बराबर के नहीं। तो जो मैं आपको काम दे रहा हूं और उसके हिसाब से आप आगे काम करते हो, तो उसके हिसाब से अपना कल्चर बनता है। अगर मैंने अशोक को ही बोला कि भाई देख कोई गलत कमेंट ना करे, तो वो बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर मैंने बेवकूफ व्यक्ति को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तू ये जिम्मेदारी संभाल, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इसके लिए मैं सही लोगों के ऊपर सही रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। अगर वो ऐसे बेवकूफ लोगों के ऊपर जो अकल से ही पैदल है, बराबर के नहीं, अगर उनको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कंट्रोल चलेंगे क्या, नहीं। करेक्ट है एकदम, यस। फिर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज है वो हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं, अच्छे से काम करना पसंद करते हैं। करेक्ट है एकदम, यस। तो अगर वो खुश, तो वो कंट्रोल्स को भी अच्छे से फॉलो करेंगे। तो ऐसे मेरा बच्चा ये अपने 7 पॉइंट अपने को दिखते हैं। सही बात है एकदम, यस। तो ये अपना पॉइंट हो गए यहां पे एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो अब वो कौन से पॉइंट है, अब बताओ। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, अबाउट, बोलो, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। करेक्ट है। तो जैसे अपन ने बोला था कि वो अशोक के मम्मी पापा अगर उसको सही अगर संस्कार देते, तो कंट्रोल्स अच्छे होते हैं। करेक्ट है ना, पॉइंट नंबर 1। करेक्ट है। सेकंड, हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज के बाद हम लोग बात कर रहे हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट, अरे अशोक बेटा रुक जा मत बेटा, सीए बन गया है तू, वाह, तो और रुक तू, और सुन के जा, और सुन के जा मेरे से। सो कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। ठीक है ना। अब जैसे वो खुद ही बोल रहा है यहां पे कि वो सीए बन चुका है, बट फिर भी जिंदगी में इतना वेला है, इतना बेरोजगार है, बराबर कि नहीं, ऐसा तो सीए मैंने आज तक नहीं देखा। तो कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, करेक्ट है ना। तो वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसको यहां आके क्या करना है उसको मालूम ही नहीं है, तो उसके वजह से कंट्रोल्स अपने फेल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। थर्ड पॉइंट अपन क्या कहते हैं यहां पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
आज वो बहुत दूर कनेक्टेड है, वो फ्रेमवर्क जो है, बराबर के नहीं, तो वो इतना दूर है अपने से, इसके लिए वो इतना उछल पा रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं बोल पाता। तो फ्रेमवर्क जिसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज वगैरह जो है वो कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर मैटर करता है। फोर्थ पॉइंट अपन बात करते हैं पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। करेक्ट है ना? पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, करेक्ट है एकदम, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर उस अशोक के दादी दादा अगर पार्टिसिपेट करते, उसके मम्मी पापा को भी समझाते, इसको भी समझाते, तो शायद ये सीए बन के कुछ अच्छा काम कर लेता, बराबर के नहीं? ऐसा बोल तो रहा है सीए, आई डाउट बच्चा वो सीए नहीं है। सीए जो बनता है ना आदमी, भाई वो नेक्स्ट लेवल होता है, वो ये ऐसा नहीं हो सकता है। करेक्ट है। सो पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, करेक्ट है एकदम, यस। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट्स फिलॉसफी, मैनेजमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। करेक्ट है, ये अपनी बात होगी मैनेजमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। फिर अपन बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, बराबर बराबर। एंड लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। तो आई बिलीव आपको अभी ये 6 पॉइंट जो है, 7 पॉइंट जो है एकदम आराम से याद हो जाएंगे, थैंक्स टू अशोक, बराबर के नहीं? मतलब वो आया था अपना मूड खराब करने के लिए, बट बेचारा उसको पता ही नहीं चला कि उसके इस नौटंकी के वजह से अपना कॉन्सेप्ट कितना आसान हो गया, बराबर के नहीं? सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर अशोक, बराबर के नहीं, कि आपको लगा कि हमारा कॉन्सेप्ट सही से नहीं हो पाएगा, बट इससे तो बच्चों को तो बहुत अच्छा समझ में आ गया भाई, एकदम मजा आ गया, राइट? सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर अशोक। सब लोग थैंक यू बोलो भाई, अशोक को थैंक यू वेरी मच बोल दो सब लोग, ताकि उसको एक बार थैंक यू बोल दोगे तो वो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे अच्छे से, उसको मजा आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच अशोक। महेश तो चला गया भाई, कोई बात नहीं, अशोक अंकल थैंक यू वेरी मच। ओके, सो दोस्तों ये अपना, चलो ओके इनफ। सो ये बात हो गई अपनी यहां तक की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। सो जब अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है ना? सो जब अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, सो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम लोग ये जो 4 छोटे छोटे कंपोनेंट्स है अपने, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन होने के बाद हम लोग इंटरनल ऑडिट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक और इंटरनल ऑडिट, करेक्ट है ना, ये बातें हम लोग को डिस्कस करना है अगले सेशन में। और उसके बाद हम लोग सैंपलिंग ये चैप्टर उठाएंगे। सो नेक्स्ट अभी हम लोग कब मिल रहे हैं बच्चों? नेक्स्ट अभी हम लोग मिल रहे हैं 9th को, यस। सो दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यूड ऑन व्हाट, 9th of June। तो 9th of June को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना? सो 9th of June को वी विल मीट एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो ये अपने को 9th of June को क्या करना है, अपने को 9th of June को बैलेंस चैप्टर कवर करना है अपने को, और अपने को शुरू करना है अगला चैप्टर जो है सैंपलिंग, ठीक है? तो ये अपना टारगेट होगा 9th of June को। परफेक्ट है एकदम। आई बिलीव आप सबको मजा आया होगा पढ़ने के लिए, बराबर। तो जिनके अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए होंगे और कुछ छिछोरों के वजह से आपका अगर ध्यान नहीं लगा होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आप फिर से ये लेक्चर का कुछ पार्ट है ना रात में सोने के पहले देख लेना। ओके, सो गाइस कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। ऐसी नेगेटिविटी आती रहती है, ऐसे कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं जिंदगी में। ध्यान में रखना मेरी एक बात को, जब आप कुछ अच्छा करते हो, आपको जिंदगी में जब आगे बढ़ना होता है,
तो कुछ लोग होते हैं आपके हेटर्स, वो हेटर्स बन जाते हैं क्योंकि उनमें वो टैलेंट नहीं होता है कि वो ये चीजें नहीं कर पाएंगे, बराबर के नहीं। सो आई ऑलवेज बिलीव, सी मैं दिल की बात कहूंगा कि बहुत बच्चे बोलते हैं सर आपकी क्लासेस एक्सपेंसिव है, ये है वो है, नो डाउट, करेक्ट है ना, बट मैं इतनी चीजें भी करता हूं ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करता हूं और बिना उसका प्रचार किए। आई बिलीव इन क्वालिटी, करेक्ट है ना, दिल से बोल रहा हूं, आई बिलीव इन क्वालिटी एंड आई डिलीवर क्वालिटी, कम वॉट में। तो देर विल बी मेनी हेटर्स who will try to pull you down, बराबर, because they cannot match your level, correct है। So guys, in your life you will also encounter all these negative forces। जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि प्लीज 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 स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड डू गुड, गुड विल कम टू यू, रिमेंबर दिस, अच्छा करो अच्छा होगा, करेक्ट है ना। अपन किसी को चीट नहीं करते हैं तो गॉड भी अपने को चीट नहीं करेगा। सो जस्ट स्टे लॉयल टू योर वर्क, stay dedicated and always stay motivated, right? So that's it my dear बच्चा लोग, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। इस चैप्टर को अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा है प्लीज 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 उसको घर जाके एक बार रिवाइज कर देना उसको, ठीक है ना, मतलब घर जाके मतलब इन द सेंस घर पे ही हो आप तो घर पे बैठ के एक बार रात में खाना होने के बाद उसको रिवाइज कर देना। टेक केयर, बाय बाय।